नमस्कार, मैं मिलन सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, किस तरह से ये परीक्षा आयोजित की जाती है और आपकी रणनीति इस परीक्षा के लिए क्या होनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पूर्वांचल आईएएस में आपको पूरा का पूरा सीजीपीएससी का कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल के साथ। ये सीजीपीएससी की परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो और परीक्षाएं होती हैं उसमें भी बहुत ही काम आने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहां पर आपको लिखना है पूर्वांचल आईएएस और एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप में आपको हमारे सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हमारे कोर्सेज हिंदी माध्यम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी है। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जैसे कि सीजीपीएससी के अलावा यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, एनसीईआरटी इत्यादि जैसे कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि वहां पर उपलब्ध हैं। आप अपने हिसाब से कोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो में। तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा की। ये छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा जो होती है छत्तीसगढ़ राज्य की स्टेट की परीक्षा है, स्टेट पीएससी जिसे कि सीजीपीएससी भी कहा जाता है। साल में एक बार आयोजित की जाती है। कहने का मतलब है 3 चरण होते हैं इसके और एक साल में इन 3 चरणों को अगर आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। क्या होते हैं वो 3 चरण, आइए देखते हैं। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। हम इनको आगे विस्तार से देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, कहने का मतलब है वैकल्पिक होते हैं। आपको यहाँ पर प्रश्न दिया होता है और उसके कुछ विकल्प दिए होते हैं उत्तर में और आपको सही विकल्पों का चुनाव करना होता है। उसके बाद होती है लिखित परीक्षा, यानी कि इसे मुख्य परीक्षा भी कहते हैं, मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपके 7 प्रश्न पत्र आपको मिलते हैं। उसके बाद आपका होता है साक्षात्कार। जब आप ये एग्जाम उत्तीर्ण कर लेते हैं, ये चरण से पार हो जाते हैं, तो आप पहुंचते हैं साक्षात्कार में। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज आपके लिए जाननी जो जरूरी है वो ये है कि पहला प्रश्न पत्र तो आपका सामान्य अध्ययन का होता है, ठीक है। ये जो दूसरा प्रश्न पत्र एप्टीट्यूड टेस्ट होता है प्रारंभिक परीक्षा में, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कहने का मतलब है जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है मुख्य परीक्षा में जाने के लिए, उस समय पे इसके जो अंक हैं उन्हें नहीं जोड़ा जाता है। किसके अंक जुड़ते हैं? सिर्फ ये पहले प्रश्न पत्र के। कहने का मतलब आपको प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादा मेहनत जो करनी है वो इस पहले प्रश्न पत्र पे करनी है, ताकि आप मुख्य परीक्षा के चरण में पहुंच सकें। दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 जो अंक है आपके वो काट दिए जाते हैं। एक और चीज जो ध्यान रखने की यहाँ पर है, एक न्यूनतम योग्यता अंक है जो कि आपको हासिल करना होता है दोनों ही प्रश्न पत्रों में अलग अलग। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपको लाने होते हैं 33% इस प्रश्न पत्र में भी और इस प्रश्न पत्र में भी। और अगर आप आरक्षित श्रेणी या फिर विकलांग उम्मीदवारों में से हैं तो आपको 23% लाने होंगे दोनों ही प्रश्न पत्रों में, इसमें भी और दूसरे प्रश्न पत्र में भी, ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों प्रश्न पत्रों में क्या है। तो देखिए, ये जो पहला प्रश्न पत्र है बहुत ही जरूरी प्रश्न पत्र, क्योंकि यही तय करेगा कि आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस पे प्रश्न 100 आते हैं, अंक 200, मतलब कि एक प्रश्न होता है 2 अंकों का और आपको समय मिलता है 2 घंटे का। इस प्रश्न पत्र को बांटा गया है 2 हिस्सों में, भाग 1 और भाग 2। ये छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की जो अधिसूचना जारी होती है उसके पाठ्यक्रम में भी इसी तरह से दिया हुआ होता है। उसमें बताया गया है कि 50 सवाल जो है, प्रश्न जो है वो इस भाग से आएंगे और जो बाकी के 50 हैं वो आपके भाग 2 से आएंगे। कभी कभी 1-2 ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन कम बेसी 50-50 का इसमें आपको विभाजन बताया गया है। कहने का मतलब है कि जितना जरूरी है भाग 1 पढ़ना है उतना ही जरूरी भाग 2 पढ़ना भी है। आप दोनों में से किसी को भी कम या किसी को ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं भाग 1 में क्या है। भाग 1 में सामान्य अध्ययन जिसे कहा गया है उसमें आपको मिलता है भारत का इतिहास,
भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन कला, करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये जो दूसरा भाग आ जाता है छत्तीसगढ़ का ज्ञान, यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला इत्यादि, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय सरकार और पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ के ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन एंड छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मतलब आपको सामान्य अध्ययन जितना अच्छे से तैयार करना है उतने ही अच्छे से आपको छत्तीसगढ़ का ज्ञान भी तैयार करना है। और मैं आपको बता दूं, चाहे छत्तीसगढ़ की राज्य सेवा परीक्षा हो या छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित की जाने वाली कोई भी और परीक्षा हो, सारी ही परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जरूर पूछा जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम पूर्वांचल आईएएस में आपको ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन उपलब्ध करा रहे हैं। आप बिल्कुल इसका लाभ ले सकते हैं घर बैठे हुए। अब आते हैं प्रश्न पत्र 2 में, जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी प्रश्न 100 होते हैं, अंक 200 और आपको अवधि मिलती है 2 घंटे की। देखो, डरने की जरूरत नहीं है ये सोच के कि इस पेपर में गणित आता है, रीजनिंग आता है। कई बच्चों को मैंने कहते सुना है कि मैम गणित अच्छा नहीं है, कैसे तैयार करेंगे, रीजनिंग के सवाल नहीं हल होते, मुश्किल जाती है, कैसे करेंगे। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको मिलता है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क आपका है, विश्लेषण क्षमता पूछी जाती है, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग के सवाल आपको मिलते हैं, सामान्य मानसिक क्षमता, रीजनिंग के आपको सवाल यहाँ पे मिलते हैं, मूल संख्या, डेटा व्याख्या। इसके अलावा 2 चीजें जहाँ समझने की है आपको, यहाँ पे भाषा से भी सवाल मिलते हैं, मतलब कि हिंदी भाषा और आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान भी आपसे इसमें पूछा जाता है। ठीक है, मैं भाषा पे क्यों यहाँ पे जोर दे रही हूँ ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये जो प्रश्न पत्र है याद रखना, ये क्वालिफाइंग है, थोड़ी मेहनत करोगे हो जाएगा। ज्यादा मेहनत आपको पहले प्रश्न पत्र में करनी है अगर आप मुख्य परीक्षा वाले चरण में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखो हम आते हैं मुख्य परीक्षा में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है इस परीक्षा में। ये जो मुख्य परीक्षा होती है, जो कि परंपरागत तरीके से होती है, मतलब लिखित होती है, आपको लिख करके जवाब देने होते हैं। इसमें 7 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने होते हैं? 7 प्रश्न पत्र। देखिए, पहला जो होता है वो भाषा का प्रश्न पत्र है, दूसरा आपका निबंध, तीसरा सामान्य अध्ययन 1, दूसरा सामान्य अध्ययन 2, पांचवा सामान्य अध्ययन 3, छठवां सामान्य अध्ययन 4 और 7वां आपको सामान्य अध्ययन 5 के नाम पे मिलता है। ठीक है, इनके कुल अंक हो जाते हैं 1400, क्योंकि हर एक परीक्षा, हर एक जो पत्र है उसकी अवधि 3 घंटे है और हर एक प्रश्न पत्र के जो अंक हैं वो आपके हैं 200। कुल मिलाकर आप पहुंच गए 1400 में। उसके बाद जब आप यहाँ भी उत्तीर्ण कर लेते हैं, अगर आपका नाम उस मेरिट सूची में आ जाता है जिसे कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप कहाँ पहुंचते हैं? साक्षात्कार के चरण में पहुंच जाते हैं, जो कि होता है 150 अंक का। और फिर ये जो कुल अंक है 1550, इसमें एक मेरिट सूची फिर तैयार होती है जिसमें से पता चलता है कि आखिरकार कितने लोग हैं जिन्होंने सीजीपीएससी का ये एग्जाम निकाला है। ठीक है, तो अगर आपको सीजीपीएससी की परीक्षा निकालनी है तो आपको ये तीनों चरण को उत्तीर्ण करना होगा। अब थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि ये जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र जो हमने देखे 7, उसके अंदर आखिर आता क्या है। तो यहाँ पर बात को समझो कि हर एक प्रश्न पत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है अधिसूचना में भी, वहां पर हर एक प्रश्न पत्र को 3 भाग में विभाजन किया गया है। ये जो पहला प्रश्न पत्र है भाषा का, उसमें पहले भाग में आता है सामान्य हिंदी, फिर आता है सामान्य अंग्रेजी और फिर आपका आता है छत्तीसगढ़ी भाषा। ये विभाजन क्यों किया गया है ये भी हम देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, जहां पे मैं आपसे मुख्य परीक्षा का जो ये पूरा पाठ्यक्रम है इसको विस्तार से आपके साथ बात करूंगी। क्योंकि अगर मैं उसको भी इस वीडियो में डाल दूं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, उतना लंबा करना अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं ना, ये ऊपर के टॉपिक है, इनके अंदर भी बहुत कुछ दिया हुआ है जो कि आपको जानने और समझने की जरूरत है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर आप मुख्य परीक्षा के लिए कौन सी
रणनीति अपनाई, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न पत्र दूसरा है निबंध का, ये ध्यान रखिए कि इसमें तीसरा भाग नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 ही भाग होते हैं। पहले में आपको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे मिलते हैं जिसमें आपको निबंध लिखना होता है। दूसरे भाग में आपको छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे मिलते हैं जिसमें कि आपको निबंध लेखन करना होता है। अब ये जो प्रश्न पत्र तीसरा है, इसमें आपको पहले भाग में भारत का इतिहास मिलता है, यानी कि पाषाण काल से लेकर के हमारी आजादी तक का जो पूरा भारत का इतिहास है वो इसमें आपको पढ़ना होता है। दूसरे भाग में देखिए आपको संविधान मिलेगा, साथ में एक ये लोक प्रशासन भी मिलता है जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, जो अपने आप में एक विषय है, लेकिन वो प्रश्न पत्र 3 के भाग 2 में आता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भाग 3 में देखिए आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास। प्रश्न पत्र 4 में आ जाइए, तो इसमें है सामान्य विज्ञान। दूसरे भाग में आता है योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता। आपके तीसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। जो प्रश्न पत्र 5 है उसमें आपको पहले भाग में भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, दूसरे में भारत का भूगोल और तीसरे में छत्तीसगढ़ का भूगोल देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न पत्र 6 में भाग 1 में आपको पढ़ना होगा दर्शन शास्त्र, जो कि होता है फिलॉसफी। फिर आप दूसरे भाग में आएंगे तो आपको मिलेगा समाज शास्त्र, जो कि होता है सोशियोलॉजी। और उसके बाद भाग 3 में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिचय। ठीक है, प्रश्न पत्र 7 की बात कर लेते हैं। तो पहले भाग में आपको मिलेगा कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून, दूसरे में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल। उसके बाद आपको तीसरे भाग में मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका योगदान। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये पूरा जो है मुख्य परीक्षा का प्रारूप है। इसी के अंदर आपको अपनी तैयारी करनी होगी। मैंने आपको बताया कि ये ऊपर के टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ लिखे हैं। इनके अंदर की जो धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उसे मैं अगले वीडियो में आपके साथ विस्तार से उस बारे में बात करूंगी। अब देखिए, बात आती है कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब आपको छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की परीक्षा के बारे में पता चल गया है, आप सोच भी रहे हैं कि हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो अब मुद्दा आता है कि कैसे शुरू करें, क्योंकि जो इसका पाठ्यक्रम है वो तो बहुत बड़ा है। देखते ही थोड़ा लगता है कि इसको शुरुआत कहाँ से करें। मुद्दा आता है जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो हमें समझ नहीं आता है कि हम शुरू कहाँ से करें। तो देखिए, सीधा सरल तरीका है, आपको शुरुआत करनी है पाठ्यक्रम से। जो सिलेबस होता है ना, पाठ्यक्रम आप बिल्कुल अपने पास डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छे से पढ़ने का मेरा मतलब है 4 बार 5 बार जितनी बार हो सकता है आप उस पाठ्यक्रम को पढ़िए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पाठ्यक्रम आपको बताएगा आपकी बाउंड्रीज, मतलब कि उस बाउंड्री के अंदर ही आपको रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। और आपको वो ये भी बता देगा कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना बिल्कुल ही जरूरी है। जो चीजें पाठ्यक्रम में लिखी हुई हैं वो पढ़नी अति आवश्यक में आ जाती है। पहली चीज, जब आप पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना जरूरी है। अब एक बार पाठ्यक्रम आपने ऐसे सरसरी निगाहों से देख लिया, ठीक है, आपको दिख गया भारत का इतिहास भी है, भारत का संविधान भी है, छत्तीसगढ़ का इतिहास भी है, भारत का भूगोल भी, ये बड़े बड़े टॉपिक्स है अपने आप में, पूरे सब्जेक्ट है। इसको छोटा कैसे करें, तो फिर आप पाठ्यक्रम में छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे कि मान लीजिए भारत का इतिहास है अगर, तो इतिहास में आप शुरू कहाँ से करेंगे, आपके पाषाण काल से, स्टोन एज से आप शुरू करेंगे। छोटा हिस्सा आपने बांट लिया कि ठीक है स्टोन एज में है, ये चीज पढ़नी है। फिर आप आ गए वैदिक काल में, सिंधु घाटी सभ्यता में, गुप्ता एम्पायर, और ऐसे करके धीरे धीरे। तो ऐसे आप हर एक सब्जेक्ट जो उसमें दिया है उसको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके कहीं पे लिखेंगे अपने हिसाब से, पाठ्यक्रम जैसा वहां पे बनाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरी जरूरी चीज जो आपको करनी है वो है पिछले साल के प्रश्न पत्र देखना। ये बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी परीक्षा, बहुत जरूरी है कि आप उसका पाठ्यक्रम पढ़ें और उसके पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखें। ठीक है, देखने का मतलब ये है कि आप उसका विषयवार विश्लेषण करें। ये कैसे होगा, मान लीजिए आप प्रश्न पत्र लेके बैठे हैं, आपको एक प्रश्न दिखा जो कि पूछा गया है मौर्यन कला संस्कृति से,
ठीक है, आपको पता चल गया मौर्य कला संस्कृति से हमारे पास एक सवाल आया। आपने दूसरा एक सवाल देखा जहां पे आपको राष्ट्रीय उद्यान का सवाल मिला। ठीक है, ये भूगोल का हिस्सा है, आपने देख लिया। इस तरह से आपको पता चल जाता है कि किन किन हिस्सों से सवाल पूछे गए, किस तरह के सवाल पूछे गए और बार बार कहाँ से सवाल आए। तो इस तरह से आपका एक विश्लेषण तैयार हो जाता है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज और फिर टॉपिक वाइज विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इधर आइए। बहुत सारे बच्चों में ये एक बिल्कुल कंफ्यूजन सा रहता है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें कि पहले मुख्य की करें या फिर पहले मुख्य की करें फिर प्रारंभिक। ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ये प्रारंभिक मुख्य मत किया करो, आपको दोनों ही परीक्षा की तैयारी एक साथ करनी है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि अगर हम अपने पिछली स्लाइड में देखें जहां पे मैंने आपको ये हिस्से बताए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इतिहास, ये संविधान, छत्तीसगढ़ का इतिहास, सामान्य विज्ञान, योग्यता परीक्षण, अप्लाइड व्यवहारिक विज्ञान। देखो इसमें क्या आता है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, जैव विविधता आती है, जो आपका पोल्यूशन है वो आता है, विज्ञान के जो अभी के जो डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पर आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के पार्ट में आ जाता है। ये है अर्थव्यवस्था, भारत और छत्तीसगढ़ की, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिचय, मतलब कि इसमें जनजातियां, उनका जीवन, जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो सब यहाँ पे पढ़नी होती है। हम कल्याणकारी, मतलब कि वेलफेयर के लिए जो कानून बने हैं उसकी बात कर लीजिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात कर लीजिए, ये शैक्षणिक संस्थानों की आप बात कर लें, तो ये जो सारा है करंट अफेयर का हिस्सा है। मैंने जितने यहाँ लाल से मार्क किए हुए हैं, लाल कलम से, ये सारे के सारे आपके मुख्य परीक्षा के साथ साथ आपके प्रारंभिक परीक्षा का भी पाठ्यक्रम है। मतलब कि अगर आप मुख्य परीक्षा के हिसाब से इन सारों की ही पढ़ाई करते हैं तो सीधे सीधे आपका ये जो प्रारंभिक है वो भी अपने आप कवर हो जाता है। तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं प्रारंभिक पहले करूं या फिर मैं मुख्य पहले करूं। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, तो प्रारंभिक अपने आप हो जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना कैसे है। देखिए, एक साथ तैयारी आपको करनी है, ओवरलैपिंग टॉपिक्स खोजने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ टॉपिक्स हैं जो ओवरलैपिंग है, प्रारंभिक में भी है, मुख्य में भी है, दोनों ही जगह पे मौजूद है। आपको दोनों के लिए ही तैयारी करनी है, तो आप एक साथ करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मुख्य परीक्षा के लिए है, तो उन पे आपको थोड़ा सा अलग से जोर देना होगा, उनके लिए थोड़ी अलग रणनीति बनानी होगी, मतलब आपको लिखित उसका प्रयास करना होगा, थोड़े अलग तरीके से उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। एक और जरूरी बात यहाँ पे सोचने की है, ये जो अतिव्यापी विषय है, मतलब जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ प्रारंभिक और मेंस में नहीं है। आप इतिहास देखिए, भारत का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास, दोनों जुड़ा हुआ है ना। भारत में पाषाण काल में हमें कहीं कहीं पे कुछ सबूत मिले, कुछ एविडेंसेस मिले, भारत में मिले हैं, छत्तीसगढ़ में भी मिले हैं, हम दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। भारत में गुप्ता डायनेस्टी थी, तो छत्तीसगढ़ में भी उसकी थोड़ी थोड़ी मौजूदगी हमें देखने को मिलती है, हम दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। भारत में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, छत्तीसगढ़ का उस राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था, तो जब हम उस, मान लीजिए हम असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं जो भारत में हुआ, उस असहयोग आंदोलन को हम भारत के नजरिए से तो पढ़ रहे हैं, उसी समय आप ये भी पढ़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ने उस समय उस असहयोग आंदोलन में कैसा योगदान दिया, कौन कौन लोग थे, क्या क्या हुआ। तो ये जो है ये आपका एक साथ ही हो जाएगा, एक ही जगह पे। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। छोटे लक्ष्य से मेरा मतलब है कि आप टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं, हर कोई बिल्कुल ऐसे उठ के तो नहीं पढ़ने लगना है, आपको एक रणनीति बनानी जरूरी है, तो टाइम टेबल जरूरी है। अब देखिए, जब आप टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो आपके जो लक्ष्य है वो स्मार्ट होने चाहिए। मतलब कि स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, रियल, अचीवेबल, मेजरेबल, मतलब ऐसा जो कि हम अचीव कर सके। ऐसा नहीं कि सोच लिया पूरे महीने भर में मुझे इतिहास खत्म कर देना है, मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको उसको छोटे छोटे लक्ष्यों में करना पड़ेगा कि आज मुझे पाषाण काल पढ़ना है, फिर कल मुझे वैदिक एज पढ़नी है, फिर मुझे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। ऐसे आपको छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, तब जाके आपका एक अच्छे से तैयारी हो पाएगा।
अच्छा, जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो जरूरी क्या है कि पढ़ने के बाद जो आपकी सेकेंड रीडिंग होगी, देखिए पहली बार पढ़ रहे हो तो आप ऐसी थोड़ा सरसरी निगाह से कहानी टाइप पढ़िए। जब पहली बार पढ़ रहे होते कोई भी पुस्तक, मान लीजिए आपने उठाया, मान लीजिए इतिहास ही उठा लिया छत्तीसगढ़ का या भारत का, पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा ऐसे ही उसको कहानी की तरह से पढ़िए। दूसरी बार जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो थोड़ा विश्लेषण वहां से शुरू करिए। मतलब कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपने गुप्ता राजाओं के बारे में पढ़ा, गुप्ता डायनेस्टी जो थी हमारी, गुप्ता काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए उस समय में हमारा जो सामाजिक परिस्थिति थी वो कैसी थी, समाज कैसा था, औरतों की स्थिति कैसी थी, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता था, राजनीति किस तरह से होती थी, वो सब आपको सोच विचार करना पड़ेगा। राजा उस समय के कैसे सोचते थे, क्या क्या कार्य उन्होंने किया, क्या कला संस्कृति में हुआ, ये सब आपको सोच विचार करना पड़ेगा। जब आप सोच विचार करेंगे ना, तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। साथ ही अगर कोई सवाल घुमा फिरा के भी पूछा गया ना, तो क्योंकि आपने विश्लेषण किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है, तो आप उस सवाल का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। और आपकी मुख्य परीक्षा में भी ये बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखते हैं तो वो एनालिटिकल होना जरूरी होता है, थोड़ा एनालिसिस के साथ आपको जवाब देना जरूरी होता है। तो ये आपकी अच्छी लिखावट के लिए भी काम आएगा कि आप लिखित परीक्षा में अच्छे पॉइंट्स लिख पाएंगे। तो आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी है। विश्लेषण करते वक्त ही आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में कहाँ से प्रश्न आए, अगर उस जगह जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने गुप्ता को ही पढ़ा, गुप्ता डायनेस्टी से आपको प्रारंभिक में एक प्रश्न मिला, 2 प्रश्न मिला, आप देखिए क्या आप उस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जानने की जरूरत है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं और कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। वैसे ही मुख्य परीक्षा में क्या उससे सवाल पूछा गया, अगर आपको दिख गया कि हाँ पूछा गया, तो उसका उत्तर लिखने की कोशिश अपने हिसाब से कीजिए कि मान लीजिए कि अगर आपसे ही वो सवाल पूछा जा रहा है तो आप क्या उत्तर लिखेंगे। इन सबके साथ साथ बहुत जरूरी है नोट्स बनाना। मैं नोट्स बनाने पे इतना जोर इसलिए देती हूँ क्योंकि हम ऐसी परीक्षाओं के लिए एक से ज्यादा पुस्तक का सहारा लेते हैं। मान लीजिए इतिहास ही हो गया, तो हमें 2 से 3 पुस्तकें अगर हम पढ़ रहे हैं, तो दिक्कत ये है कि हमें हर एक पुस्तक में कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है। मान लीजिए एक पॉइंट भी अगर नया मिला ना, तो वो नया हो जाता है। दिक्कत तब आती है जब आपने उन सबको एक जगह पे नहीं लिख कर रखा है और जब आपको रिवीजन करना है, क्योंकि जब परीक्षा के अंतिम दिन आने लगते हैं ना, जब परीक्षा आने वाली लगती है, आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करना होता है। उस समय पे जरूरी होता है कि जो आपके सारे नोट्स है वो आपको एक जगह पे मिल जाए। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप एक A4 शीट पेपर लेके बैठिए, या फिर कोई कॉपी भी बना रहे हैं तो वो लेके बैठिए, और एक टॉपिक पे 1 पेज से ज्यादा का नोट्स आपका नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 पन्ने होने चाहिए, उससे ज्यादा का नोट्स नहीं। कहने का मतलब है जब आपने तीनों पुस्तकें पढ़ ली, मान लीजिए पाषाण काल पढ़ रहे हैं, 3 पुस्तक से पढ़ लिया, उसके बाद आप A4 शीट लेके बैठिए और उस तीनों पुस्तकों को सामने रखिए और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, ताकि जो भी आपको नया उन दूसरी पुस्तकों से मिला है वो आप उस जगह पे, उस नोट्स जगह के नोटबुक है आपकी या A4 शीट है, वहां पे आप लिख लीजिए। और अगली बार जब आप उसको रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, फिर से आप उसकी पढ़ाई करेंगे, तो आप उन्हीं नोट्स से पढ़िएगा। ये जो मैंने आपको तैयारी के तरीके बताए हैं, ये एक ऐसा है जो सभी पे लागू होता है। आप अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ और आपके दिमाग में आता है वो बिल्कुल आप तैयारी में ले सकते हैं, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि एक फ्रेमवर्क के साथ, एक रणनीति के साथ आगे बढ़िए और आप बिल्कुल इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। और हम पूर्वांचल IAS में हमेशा आपके साथ हैं। इसी तरह से हम आपको चीजें उपलब्ध कराते रहेंगे, आपको गाइडेंस देते रहेंगे। अगले वीडियो में मैं आऊंगी मुख्य परीक्षा के बारे में विस्तार से बात करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।